और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अवसर पर, उसके लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित टाटा सन्स एंड टाटा ग्रुप के चेयरमैन और इस अवसर पर आयोजित जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम थे, EI फॉर ऑल, इस अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए जो छात्र थे, उन सभी छात्रों का, हैकाथॉन विनर्स को यहाँ पर सम्मान किया गया और EI फॉर फार्मर्स यानी किसान कैसे EI का उपयोग कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे उनके कार्य को सरल बना सकता है, सहज कर सकता है, उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम में यहाँ पे 5 किसानों को भी सम्मानित किया गया है। इस समारोह के अवसर पर मैं टाटा ग्रुप के चेयरमैन ने अपनी पूरी टीम के साथ आकर के पहली बार गोरखपुर और इस क्षेत्र में पहली बार उनका आगमन हुआ है और इन सभी युवाओं के भविष्य की दिशा से भारत के एक प्रतिष्ठित औद्योगिक समूह का यहाँ पर उपस्थिति और उसके चेयरमैन की उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। टेक्नोलॉजी आपके जीवन को कैसे स्पीड अप कर सकती है, यह इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के वर्तमान के गति को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं केवल 2 उदाहरण आपके सामने दूंगा, क्योंकि यहां पे मेडिकल से जुड़े हुए ज़्यादातर छात्र हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। कोई मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन से होगा, कोई आयुष से होगा, कोई नर्सिंग से होगा, कोई पैरामेडिक्स से होगा और बाकी हमारे किसान भी हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए भी छात्र यहां पे होंगे। यहां पे इंसेफ्लाइटिस एक बीमारी हुआ करती थी और याद करिए 2017-18 के पहले प्रतिवर्ष यहाँ पे भारी पैमाने पे मौतें होती थी। 40 वर्ष में 50,000 से अधिक मौतें यहाँ पे हुई। लोगों ने उसको ये माना था कि एक बीमारी है, ये ठीक नहीं हो सकती है और इस बीमारी को एक नियति मान लिया था और यही कारण था कि वर्ष दर वर्ष मौत के आंकड़े बढ़ते गए, लेकिन वे नियंत्रित नहीं हो पा रहे थे। मुझे जब गोरखपुर के लोगों ने यहां से सांसद बनाया तो मैं भी संसद में इस मुद्दे को उठाता तो था, लेकिन समाधान क्या है ये उस समय मुझे भी नहीं जानकारी थी। मैं इससे जुड़े हुए एक्सपर्ट से भी बात करता था, लेकिन आंदोलन करते 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 हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हां, इसका समाधान भी होगा और मैंने इसके डाटा कलेक्ट करने शुरू किए थे अलग अलग जगहों से। जब हम लोगों ने 2017 में सरकार बनी तो स्वाभाविक रूप से ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी कि अब तक जिन मुद्दों को लेके हम आंदोलन करते थे, आवाज उठाते थे, अब उसका समाधान हमें ही करना है। तो डाटा हम लोगों ने लिए, टीम को लगाई और टीम को इस बात को लगाया गया कि वास्तव में इंसेफ्लाइटिस का कारण क्या है और इसका समाधान क्या है। AI टूल ने हमें बताया कि इंसेफ्लाइटिस उन क्षेत्रों में है जहां पर स्वच्छता का अभाव है और शुद्ध पेयजल का अभाव है। हम लोगों को एक रास्ता मिला।
हम लोगों ने उन सभी परिवारों को चिन्हित किया था, उन बस्तियों को चिन्हित किया था। हर घर में टॉयलेट उपलब्ध करवाए गए, हर घर में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराई गई। आज इंसेफ्लाइटिस जीरो है, जीरो। अनुमान करिए 40 वर्ष में 50,000 मौत और पिछले 6 वर्ष में मौत के आंकड़े जीरो। टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट आपको समाधान दे सकती है, हां, उस टेक्नोलॉजी के साथ चलने की आदत और उसके अनुरूप हमें अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। दूसरा, 17 में हम लोग आए थे, प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट बालिकाओं का 19 से 20% था। हमारे सामने चैलेंज था। लोग हमसे कहते थे, हर एक जगह से उंगली उठती थी, क्या हो गया है, इतने ज्यादा, इतने बड़े पैमाने पे क्यों बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, और इसका कोई समाधान तो होगा। हमारे लिए एक चैलेंज था। हम लोगों ने अलग अलग लोगों से बातचीत की तो कुछ ने कहा कि और गरीब हैं, हमने कहा समाधान करेंगे। हमने कहा गरीब हैं तो इसके लिए उनको हम यूनिफॉर्म दे देते हैं, बैग दे देते हैं, बुक्स दे देते हैं, शूज दे देते हैं, सॉक्स देते हैं, स्वेटर दे दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन कर दे रहे हैं, स्कूल चलो अभियान भी चला लेते हैं। तब भी ड्रॉप आउट रेट को कम करने में उतनी मदद नहीं मिल पाई। फिर लोगों ने कहा कि स्कूल की दूरी बहुत ज्यादा लंबी दूरी बच्चे जाते हैं, दूरी है इसलिए, लेकिन नजदीक स्कूल बनाने पड़े तो उसके दो से ही और भी खतरनाक वो पड़ रहे थे, इम्पैक्ट थे। अब क्या होना चाहिए? हमने सारे डाटा इकट्ठा किए, यही टूल के साथ उसको जोड़ा, समाधान निकाला तो पता लगा कि स्कूल में बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट के अभाव हैं और पेयजल का अभाव है। हमने दिया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट 19-20% से घट करके 3% पे आ चुका है। ये जो किसान यहां पे बैठे हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से रियल टाइम डाटा कलेक्ट करके पता लगा सकते हैं कि इनको कब इस खेत में किस प्रकार की सुविधा चाहिए, कितना फर्टिलाइजर इसमें उपयोग करना है, कब पानी की आवश्यकता है, कब इसकी गुड़ाई करनी है, कब इसकी कटाई के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन हम पहले दिन से लेकर के अगर इसका उपयोग करते हैं और सही डाटा हम उसके साथ जोड़ते हैं तो आपके पास सही परिणाम भी आपके साथ आ सकते हैं। और इस दृष्टि से मेरा मानना है उत्तर प्रदेश का किसान अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है तो जो वर्तमान में हम लोगों ने 7-8% से कृषि विकास की दर को 18% तक पहुंचाया है, यह बढ़कर के 30% तक पहुंच सकता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में। क्योंकि दुनिया के अंदर सबसे फर्टाइल लैंड 86 से 87% जिस प्रदेश में भूमि सिंचित हो वहां पर यह संभावना आसानी से बनती है। और मुझे अच्छा लगा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत सारी जगह किसान आज अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, यानी आप अनुमान नहीं करेंगे, सन 2000 से 2017 के बीच
17 वर्ष में उत्तर प्रदेश के किसानों को, गन्ना किसानों को, केवल मैं एक खेती के बारे में बोल रहा हूं, कुल 2,04,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था। 17 वर्ष में 2,04,000 करोड़ रुपए का, और 2017 से 2025 के बीच इन 8 साढ़े 8 वर्ष में हमने गन्ना किसानों को उत्तर प्रदेश के अंदर 3,16,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। यानी उसकी लागत कम हुई है, टेक्नोलॉजी से उत्पादन बढ़ा है। पहले किसान हताश और निराशा के भुगतान नहीं होगा, आज उसको मालूम है कि गन्ना मूल्य का भुगतान करेगा। अगर गन्ना उसने समय पे मिल तक पहुंचाया है, उसका गन्ना अगर मिल तक चला गया है तो भुगतान समय पे आएगा। पहले वह पर्ची को लेके परेशान होता था, हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और पर्ची को हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया। हमने कहा पर्ची और खर्ची की समस्या का समाधान करो, इस सीधे उसको हम यहां से एक जगह से बैठ करके उसको यहां से हम उसके स्मार्टफोन पर ही उसकी पर्ची की व्यवस्था कर दे रहे हैं कि कब उसका नंबर आ रहा है, कब उसको लेके जाना है, उसको किसी के पास नहीं जाना है, मुख्यालय से सारी सुविधाएं हम उपलब्ध करवा दे रहे हैं। और आज पर्ची में दलाली बंद, घटतोली की समस्या का समाधान, जितने भी चीनी मिल्स हैं उनके जितने भी जहां पर भी उनके गन्ना तोला जाता है, इस सारे के सारे हमारे साथ हमारे पास उन सब के डाटा उपलब्ध है, उन सब की रिकॉर्डिंग हमारे पास है। कोई घटतोली नहीं कर सकता किसान के साथ पर्ची को लेकर के, किसी प्रकार की परेशानी नहीं। तो किसान उत्साहित हुआ, कम लागत में उसका उत्पादन बढ़ा। 17 वर्ष में जितना नहीं उससे भी 1,12,000 करोड़ रुपए अधिक का राशि उसके खाते में उससे आधे से कम समय में पहुंचा है। और इसके बाद भी अगर कोई कहता है कि किसान की आमदनी नहीं बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि वह स्वयं किसान नहीं है और किसान और खेती के बारे में वो कोई जानकारी नहीं रखता है। ऐसे ही एआई का उपयोग एजुकेशन में, हेल्थ में और कैसे किया जा सकता है, मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, यहां पे अभी जिम्स, ग्रेटर नोएडा और महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज के साथ में आज एक एमओयू भी हुआ है। इन्होंने एक डिवाइस वहां पे डेवलप की है। टाटा ग्रुप ने भी टेली कंसल्टेशन और हेल्थ से जुड़े हुए इस प्रोग्राम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। और मेरा मानना है कि आज के समय में टर्सरी केयर से जुड़े हुए जो हेल्थ सेंटर हैं, उनको वहां पर स्क्रीनिंग के बाद वहां पर वे पेशेंट जाने चाहिए जिनको हमारे एक्सपर्ट ज्यादा समय दे सकते हो और क्वालिटी हेल्थ केयर की फैसिलिटी उनको उपलब्ध किया जा सकता हो। सेस, पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो हमारे वैसे सेंटर हों जहां पर एक सामान्य रूप से एक सामान्य पेशेंट का उपचार टेली कंसल्टेशन से उपलब्ध कराए जा सकते हो या अन्य तकनीकी दृष्टि से उसको सब अच्छी राय उपलब्ध कराई जा सकती हो, तो वह केवल वहीं पे नहीं, देश और दुनिया की किसी भी अच्छे एक्सपर्ट से वह राय ले सकता है। और हमें इस दिशा में उस नए प्रयास को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसमें आज तो बहुत कुछ वहाँ पर आज मैं देख रहा था कि जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन में मैं और माननीय श्री चंद्रशेखरन जी हम लोग वहाँ पे गए थे, वहाँ देख रहे थे स्टार्टअप जो लगे हुए थे, उन सब लोगों ने कुछ ना कुछ नयापन करके दिखाया है। नयापन दिखता है कि यह एक नई दिशा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और लोगों में एक नई जिज्ञासा बढ़ी है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आपके कार्य को और आपकी गति को एक नई उड़ान दे सकता है, एक नई ऊंचाई दे सकता है। और इसी बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
नए भारत का आह्वान किया है। हमें विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है, तो हमें आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसका हिस्सा हमें बनना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। हर एक फील्ड में इसकी संभावना है। ड्रोन आपकी संभावनाओं को और आसान कर सकता है। आपने देखा होगा लखपति दीदी का, प्रधानमंत्री जी का विजन। लखपति दीदी 10 मिनट में 1 एकड़ खेती में दवा का छिड़काव कर सकती है ड्रोन के माध्यम से। एक किसान अगर पेस्टिसाइड का छिड़काव करेगा तो अगर जिस कीटनाशक से कीड़े मर रहे हैं तो छिड़कने वाले व्यक्ति पे भी तो उसका दुष्प्रभाव होगा। अगर वही ड्रोन करेगा तो एक सिमेट्री रहेगी। जहां तकनीक का उपयोग होता है, आप देखते होंगे वहां पे खेत एक जैसे समान दिखाई देता है, उपज एक समान दिखाई देता है। जहां लोग हाथ से छिड़कते हैं, बेतरतीब छिड़कते हैं, वहां पे वैसे ही विषमता दिखती है खेती में भी। तो इसलिए इस तकनीक का उपयोग करते हुए बहुत बेहतरीन हम लोग रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, खेती में कर सकते हैं। लखपति दीदी का तो हुआ ही है भी, लेकिन ड्रोन का उपयोग अभी हेल्थ में, अगर सिटी में किसी व्यक्ति को इमरजेंसी में ब्लड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो आज ड्रोन उसमें बहुत उपयोगी हो सकता है। अन्य सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ड्रोन बेहतर तरीके से उपयोग कर सकता है, उपयोगी हो सकता है। आज वह डिफेंस के सेक्टर में उसकी बड़ी डिमांड हुई है। इसमें भारी संख्या में लोगों ने अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने शुरू किए और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस फील्ड में हम लोग स्वयं कानपुर में ड्रोन टेक्नोलॉजी का और नोएडा में भी ड्रोन टेक्नोलॉजी के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। मेडटेक में आईआईटी कानपुर और एससीपीजीआई लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करते हुए उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत सारे ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप हो रहे हैं, जिसमें आपने देखा होगा अभी वाराणसी में इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट का एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्यतः किसान पर एकड़, पर हेक्टेयर जो चावल उत्पादन करता था, धान उत्पादन करता था, वह 40 कुंटल तक होता था। और इस बार इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट वाराणसी की मदद से हम लोगों ने देखा कि यह लगभग 100 कुंटल तक पहुंचा है, 100 कुंटल पर हेक्टेयर। यानी खर्चा उतना ही, बल्कि खर्चा उसका आधा, यानी लगभग उससे कम खर्चे में, 60% खर्चे में उत्पादन को 2.5 गुना से अधिक बढ़ाने में सफलता प्राप्त हुई है। तकनीक की ताकत है। ऐसे ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पोटैटो का एक आगरा में बनाया जा रहा है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का बस्ती और कन्नौज में बनाया गया है, जिससे हमारा किसान इससे लाभान्वित हो सके और हम हर एक फील्ड में इसको आगे बढ़ाने का कार्य कर सकें। हमें इस दिशा में इस प्रयास के साथ आगे बढ़ना चाहिए और मुझे विश्वास है कि आज जिन क्षेत्रों में हम लोग कार्य कर रहे हैं, हैकाथॉन विजेताओं को आज इसीलिए यहाँ पे सम्मान किया गया कि वे इस दिशा में एक अवेयरनेस के इस कार्यक्रम के साथ लोगों को जोड़ सकेंगे। हमारे अन्नदाता किसानों ने प्रशिक्षण लिया, ऐसे किसान भी आज यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं। उनमें से 5 को इस मंच पर बुलाया गया है और उनको यहाँ पे सम्मान दिया गया है। मैं आज के इस अवसर पर अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हमारे बीच में टाटा सन्स एंड टाटा ग्रुप के चेयरमैन
सम्मान्य श्री एन चंद्रशेखरन जी यहाँ पर उपस्थित हुए और उनका यहाँ पर आगमन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के साथ टाटा ग्रुप के टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जिस क्षेत्र प्रत्येक क्षेत्र में टाटा ग्रुप की जो सहभागिता है वह आज अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टाटा ने देश के अंदर जमशेदजी टाटा से लेकर के श्री रतन टाटा जी तक और आज श्री एन चंद्रशेखरन जी के नेतृत्व में टाटा ग्रुप जिस ऊंचाई की ओर बढ़ा है वह हर देशवासी को गौरवान्वित करता है। और टाटा ने अपने को एक ट्रस्ट के रूप में, भारत के एक विश्वास के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। नए भारत के विकास के लिए इस प्रकार के औद्योगिक समूह का पूर्वी उत्तर प्रदेश में आगमन और यहाँ के नौजवानों को टेक्नोलॉजी में उन्हें आगे बढ़ाने की उनकी जो इच्छा शक्ति है वो अत्यंत कारगर साबित होगी। इस विश्वास के साथ मैं उनका हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सबको विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश की दिशा से किए जाने वाले इस अभियान का हिस्सा बनने में टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और हम भी इसके साथ जुड़े, इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।